हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस और उसके होने वाली खून की उल्टी के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर निसर्ग पटेल है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ सिड्स हॉस्पिटल सूरत में। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अपना मुंह, जो भी हम खाना खाते हैं तो मुंह से होके गले में आता है और वहाँ से फूड पाइप में होते हुए ये पेट में जाता है। यहाँ पे अपना स्मॉल इंटेस्टाइन्स और ये लार्ज इंटेस्टाइन्स है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये अपना लीवर है जो कि राइट साइड पे होता है। यहाँ से सब बाइल जूस वगैरह और डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं यहाँ से और पैंक्रियास से, और यहाँ पे सारा अपना डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। लीवर का ब्लड सप्लाई कुछ इस तरह से अपने को देखने को मिलता है। पेट का जो सारा ब्लड है वो सबसे पहले लीवर में आएगा और वहाँ से फिर वो आगे फ़िल्टर होके हार्ट में जाएगा सर्कुलेशन के लिए। अगर यहाँ पे लीवर में कोई भी प्रॉब्लम होता है ये अपना जैसे हेल्दी लीवर इस तरह से स्मूथ और रेगुलर सरफेस का दिखता है। अगर ख़राब लीवर है तो इस तरह से एकदम डल और सड़ा हुआ, एकदम कॉन्ट्रैक्टेड फील होता है। जैसे ये नॉर्मल लीवर है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल्स फूली हुई नहीं है। और ये जो अपना सिरोसिस वाला मतलब ख़राब लीवर है तो यहाँ पे सारी खून की ब्लड वेसल्स एंगॉर्ज हो जाती है। ये उसका एंडोस्कोपिक व्यू है। जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो ये फूड पाइप में हम लोग यहाँ पे कोई वेन्स अपने को देखने को नहीं मिलती, बट यहाँ पे बहुत सारी वेन्स हैं। तो अगर नॉर्मल लीवर है तो यहाँ पे कोई वेन्स नहीं होगी। अगर ख़राब लीवर है तो यहाँ पे बहुत सारी वेन्स देखने को मिलेगी। वेन्स अपने को इस तरह से देखने को मिलती है। ये जो पतली पतली वेन्स हैं जिसको हम लोग स्टेज 1 बोलते हैं। अगर ये थोड़ी मोटी हो जाती है तो इसको हम लोग स्टेज 2 बोलते हैं, और ये अगर बहुत ही ज़्यादा फूल जाए तो इसको हम लोग स्टेज 3 बोलते हैं। ये इतनी फूली हुई ज़्यादा जो नली होती है वो पोर्टल प्रेशर मतलब लीवर का प्रेशर बढ़ते जाएगा, वैसे ये ज़्यादा फूलती जाएगी और इतनी फूलने के बाद वो फटने के चांसेस रहते हैं। ये पेट के अंदर की एंडोस्कोपी है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फूली हुई नस और यहाँ से ये खून की धार बह रही है। अगर ये एकदम छोटी होती है और यहाँ पे अगर कोई भी रेड स्पॉट नहीं है तो फिर यहाँ से ब्लीडिंग होने के चांसेस कम है। बट ये जैसे यहाँ पे ऐसे रेड स्पॉट्स है तो मतलब कि यहाँ से ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ये अपनी फूड पाइप में जब ये ग्रेड 4 या उससे बड़ी हो जाती है तो इस तरह से ऐसी खून की धार निकलती है। अब ऐसे ब्लीडिंग होना वो कितना रिस्की है? इट इज़ एज रिस्की एज एन हार्ट अटैक। इसमें से 100 में से 15 लोग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही एक्सपायर हो जाते हैं बीपी कम होने की वजह से, और 5 या 10% लोग अगर हॉस्पिटल पहुंच जाए तो भी सारी ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी हम लोग उनको नहीं बचा सकते हैं। हम लोग एंडोस्कोपी कैसे करते हैं? जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक एकदम पतला सा पाइप होता है जिसको हम मुंह के द्वारा नीचे देखते देखते जाते हैं और हमें ऐसे टीवी स्क्रीन पे सब दिखाई देता है। एंडोस्कोपी की मदद से हम लोग वो कौन सी नस फटी हुई है, कितनी नसें हैं, छोटी है बड़ी है, और उसको हम लोग रिपेयर भी कर सकते हैं। एंडोस्कोपी का रिस्क बहुत ही कम है। इट इज़ अराउंड 0.5 to 5%। पेशेंट की सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी रहती है। जो पेट में रहा हुआ खाना या ब्लड है वो कभी एंडोस्कोपी करते करते लंग से ऊपर आ सकता है, फूड पाइप से ऊपर आ सकता है और वो लंग में जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रेयरली 1 to 2% केसेस में हम सारी कोशिश करने के बाद भी ब्लीडिंग रोक नहीं सकते हैं। और मेन जो कॉम्प्लिकेशन वो कभी एनेस्थीसिया रिलेटेड हो सकता है कि जो कि कोई कार्डियोपल्मोनरी मतलब हार्ट या लंग्स को लेके, या तो फिर कोई दवाई का रिएक्शन जो एक्सट्रीमली रेयर मतलब 10,000 में से 1 में लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। हम एंडोस्कोपी में 2 तरह से ब्लीडिंग बंद कर सकते हैं। एक तो ऐसा नीडल डाल के जहाँ पे एक फेविकॉल टाइप का ग्लू होता है जो कि लिक्विड होता है, और जैसे ही हम वो ब्लड के साथ मिक्स होता है तो विदिन 5 या 10 सेकेंड्स इस तरह से ऐसे वाइट ग्लू लाइक सब्सटेंस बन जाता है, मतलब फेविकॉल जैसा, मतलब ये पूरा सील हो जाएगा। और दूसरा रास्ता है कि हम लोग उसको बैंड कर दें। हमारे एंडोस्कोप में एक स्पेशल बैंडिंग डिवाइस होता है जिससे हम लोग उसको सक करके इस तरह से यहाँ पे रबर बैंड जैसा ये लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ से ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो ये रास्ता अपना बंद हो गया, और वो जो रियल पिक्चर में कुछ इस तरह से दिखता है।
अब चांसेस ऑफ रीब्लीडिंग कितना है? सो एक बार अगर हमने एंडोस्कोपिकली कंट्रोल कर दिया तो देर आर 10 to 15% चांसेस के पहले महीने में ब्लीडिंग हो, जो कि मैक्सिमम फर्स्ट 5 डेज़ में हो सकता है। अगर हम उसको रिपीट एंडोस्कोपी करके 1 या 2 महीने में चेक ना करें तो 100% देर इज़ अ चांस वो शायद 5 दिन में हो, 2 महीने में हो, 2 साल में हो। पर अगर हम लोग चेक नहीं करते और वापस उसका प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लेते, देर इज़ 100% चांस कि कभी ना कभी पेशेंट को ब्लीडिंग होगा। अगर हम लोग बार बार एंडोस्कोपी करके चेक करते रहे और स्टेज 1 या 2 पे ही जो नसें फूल रही है उसको ही हम लोग बंद कर दे तो ब्लीडिंग रिपीट होने के चांसेस इज़ लेस देन 5%। कभी कभी हम लोग अगर एंडोस्कोपी से ब्लीडिंग ना रोक पाए कि जैसे ये प्रेशर इतना बढ़ा हुआ है कि यहाँ पे हम लोग जो भी एंडोस्कोपिकली रोकने की कोशिश कर रहे हैं पर यहाँ से ब्लीडिंग चालू का चालू ही है, तो हम लोग लीवर को बाईपास कर देते हैं, जिसको हम लोग टिप्स बोलते हैं। पर ये एक्सट्रीमली महंगी चीज़ है, इसमें ऑलमोस्ट 3.5 से 5 लाख रुपए का खर्चा हो सकता है, और जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। हम लोग एंडोस्कोपी के बाद क्या प्रिकॉशंस लेते हैं और पेशेंट को क्या क्या बोलते हैं? तो पेशेंट को हम बोलते हैं कि कुछ भी आप ड्राइव या कोई डेंजरस या बड़ी कोई मशीनरी ऑपरेट नहीं करो जिससे आपको चोट लग सके। 1 दिन तक अगर बेड रेस्ट करो तो बेहतर है। 6 घंटे तक आपको मुंह से कुछ नहीं लेना है, या तो फिर डॉक्टर या सिस्टर जब तक नहीं बोले तब तक। और 2 दिन तक एकदम नरम खुराक जैसे दाल, खिचड़ी, दलिया, जूस, आइसक्रीम, इस तरह से नरम चीज़ें लेनी है। अपना पल्स बीपी रेगुलर जब हॉस्पिटल में होते हो तब तो चेक करते ही है, अगर घर पे भी आप चेक करो तो बेहतर है। स्टूल का कलर ऑलवेज चेक करते रहिए। अगर वो स्टूल का कलर ब्राउन से येलो हो जाता है 2 दिन तक, मतलब ब्लीडिंग रुक गया है। पहले 2 दिन तक ब्लैक स्टूल आ सकता है। कोई भी अगर अनयूजुअल सिम्टम लगे तो आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करिए। हम लोग रीब्लीडिंग को कैसे रोक सकते हैं? आप सॉल्ट कम कर दीजिए, नमक बिल्कुल कम लेना है, 2 ग्राम से भी कम। ज़्यादा हैवी एक्सर्शन नहीं करिए। रेगुलर मेडिटेशन करिए ताकि आपका स्ट्रेस, तनाव वगैरह कम हो। एक आप रेगुलर पल्स और बीपी का चार्ट रख सकते हो कि जो आप डॉक्टर को दिखाने जाओ तब वो डायरी आप लेके आ सकते हो। डॉक्टर आपका पल्स और बीपी 60 to 65 पल्स और बीपी 100 to 170 के बीच कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देते हैं, जिसको हम लोग बीटा ब्लॉकर्स बोलते हैं। अगर आपने चार्ट रखा हुआ होगा तो डॉक्टर अच्छे से आपका मेडिसिन का डोज एडजस्ट कर पाएंगे। और जब भी आपको डॉक्टर बुलाते हैं तब आपको रेगुलर एंडोस्कोपी के चेकअप के लिए आना है। हम लोग एंडोस्कोपी रिपीट कब करते हैं? स्टार्टिंग में हम लोग जब फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होता है तो 1 महीने के अंदर अंदर रिपीट करते हैं, और उसके बाद कंडीशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग एवरी 3 to 6 मंथ्स, और उसके बाद एवरी 1 to 2 ईयर्स पे। अब एंडोस्कोपी हमें रिपीट क्यों करनी है? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये जगह पे इंजेक्शन करके या बैंड लगा के ब्लीडिंग को रोका है। अब यहाँ पे एक बाईपास रास्ता बन सकता है कि जो कि वापस ये नस को फुला सकता है और आगे जाके ये नस 100% फटेगी। अगर उसको हम लोग पहले से ही बंद कर दे तो यहाँ से अगर कोई नई नस फूलती भी है तो आप सेकेंड स्टेज पे उसको बंद कर सकते हो, ताकि वो नसें 3rd स्टेज तक पहुँच के फटे नहीं। अपने को रीब्लीडिंग के लिए एंडोस्कोपी रिपीट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रीब्लीडिंग आर मोर डेंजरस एंड दे कैन बी रिस्क टू लाइफ। हम लोग एंडोस्कोपी करने से 95% चांसेस उसको रीब्लीडिंग को रोक सकते हैं। मतलब अगर एंडोस्कोपी रिपीट होता है तो देर इज़ ओनली लेस देन 5% चांसेस। पेशेंट को अगर रिपीट ब्लीडिंग होता है तो वापस आईसीयू में भर्ती करना, ब्लड प्रोडक्ट चढ़ाना, एंटीबायोटिक और दूसरी मेडिसिन देना ज़रूरत पड़ता है। पर अगर आप सिर्फ रिपीट एंडोस्कोपी के लिए आते हो तो कोई एडमिशन और दवाई की ज़रूरत नहीं है। मतलब इन शॉर्ट, रीब्लीडिंग काफ़ी रिस्की भी है और इट इज़ मोर कॉस्टली, एंड रिपीट एंडोस्कोपी इज सेफ, बेनिफिशियल एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे ये नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।